नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 13 जनवरी 2020 के एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब 6 महीने के भीतर सभी मुख्यमंत्रियों को बाजार भाव से बकाया किराया जमा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो सरकार को वसूली की कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 6 महीने के भीतर सभी को बाजार भाव से बंगलों का किराया समेत दूसरी सुविधाओं का पैसा जमा करना होगा। कोर्ट ने इस आदेश से बचने के लिए राज्य सरकार 13 जनवरी 2020 को पूर्व सीएम बकाया एक्ट लेकर आई। इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब हाईकोर्ट ने इस एक्ट को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब किस पूर्व मुख्यमंत्री पर कितना बकाया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो इन पर 47 लाख रुपए का बकाया है। वही देखिए, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे बीसी खंडूरी पर 46 लाख रुपए का बकाया है, उन्हें भी यह चुकाना होगा। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक तीसरे नंबर पर है, उन पर 41 लाख रुपए बकाया है। कांग्रेस के सीएम रहे और अब बीजेपी में शामिल विजय बहुगुणा पर भी 37 लाख रुपए का बकाया है। इसके अलावा दिवंगत एनडी तिवारी पर 1 करोड़ 12 लाख का बकाया है। अब एनडी तिवारी के अलावा अन्य सभी को यह भारी भरकम किराया चुकाना पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया मामले में हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर याचिकाकर्ता रूलक संस्था के संस्थापक अवधेश कौशल ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो भी जाएंगे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, वैसे हिम्मत रही है अभी। इन्हें पता बदनामी भी होगी, पैसे भी देने होंगे, डांट भी पड़ेगी। तो हम काहे के लिए बैठे हैं, हम भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट खाली इन्हीं के लिए थोड़ी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। और हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का भी बयान सामने आया है। मदन कौशिक ने कहा कि हाईकोर्ट ने बकाया चुकाने का जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। लेकर आए थे और इस पर जब कानून का स्वरूप बना है तो माननीय न्यायालय का आदेश आया है और निश्चित रूप से आदेश का पालन सरकार करेगी। अब आदेश की प्रतिलिपि मिलने के बाद तब हम उस पर देखेंगे क्या आदेश आया, लेकिन सरकार माननीय न्यायालय का सम्मान करेगी। और देखिए, इधर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। कांग्रेस का कहना है कि सब पूर्व मुख्यमंत्री ठाट बाट से दिन बिता रहे हैं, किसी की हालत खराब नहीं है, कोई दिवालिया नहीं हुआ है, ऐसे में किराया ना देना गलत है। सरकार के एक्सचेकर का पैसा अपनी ऐशो आराम में लगाता है, अपनी सुख सुविधाओं में लगाता है, तो इससे बड़ी गद्दारी क्या है जनता के साथ। मैं समझता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और सरकार को इसमें बिना 3-5 किए इसका माननीय उच्च न्यायालय का आदेशों का पालन करवाना चाहिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर दिए गए फैसले पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और सीएम ऑफिस एक संस्था है, इसलिए किसी व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता। अब माननीय न्यायालय का आदेश है तो उसका निश्चित रूप से उसका परीक्षण होगा और जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन इसको किसी पार्टी के चश्मे से देखने का विषय नहीं है ये। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो उत्तराखंड में आज कोरोना के 77 नए मामले सामने आए हैं। एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या यहां तेजी से बढ़ी है। अब राज्य में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1488 हो गई। आज सबसे ज्यादा टिहरी में 43 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि देहरादून और पिथौरागढ़ में 7-7 केस आए। वहीं हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में आज 4-4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, तो वहीं बागेश्वर में 3 और अल्मोड़ा में आज एक नया मामला सामने आया। तो राज्य में अब कुल मरीजों में से 719 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 749 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरीजों की मौत की बात करें तो आज कोरोना के एक और मरीज की मौत हो गई है।
देहरादून के महंत इंदुरेश अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। सहारनपुर निवासी 79 साल की महिला को 8 जून को भर्ती किया गया था और आज महिला की मौत हो गई। 8 जून की रात ही महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और महिला को दून अस्पताल में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही महिला की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 15 हो गई है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव 85 साल के बुजुर्ग मरीज की मौत का मामला सामने आया है। ये बुजुर्ग 1 जून को ही दिल्ली से रुद्रपुर लौटे थे। उन्हें पत्नी समेत होम क्वारंटीन पर रखा गया था, लेकिन मंगलवार तड़के इनकी तबीयत बिगड़ने से इनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रू नॉट 2 मशीन से मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया, जिससे हड़कंप है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम जांच के लिए मृतक का सैंपल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज भेजा है। टिहरी में चंबा नागणी रोड पर मातली के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर नेपाल मूल के हैं और चंबा से सामान लेकर नागणी जा रहे थे। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल बरौड़ी लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का कारण तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। टोटल 5 मरीज आए हैं, जिनकी चंबा के पास एक जगह पे आरटीए की हिस्ट्री बताई है। इन लोगों ने 108 से हमारे पास लाया गया मरीजों को। उनमें से 4 तो स्टेबल हैं, कुछ एक एक्सरेज होने हैं, थोड़ी अगर फ्रैक्चर है कुछ एक का, तो पर स्टेबल है। एक मरीज है जिसको हेड इंजरी की आशंका है, जो सीटी स्कैन के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसकी क्या हालत है। हरिद्वार के डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान रोशनाबाद और गढ़मीरपुर में कई क्लिनिक और दुकान बिना लाइसेंस के चल रहे थे। इसके बाद 5 मेडिकल स्टोर को यहां सीज किया गया और उन्हें नोटिस जारी किया गया। साथ ही 10 दिन में दस्तावेज नहीं दिखाए तो और बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। मेरे द्वारा अभी गढ़मीरपुर और रोशनाबाद की लगभग 8 से 9 दुकानें चेक की गई हैं, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर हैं और कुछ क्लिनिक्स थे, और जो कि आइडेंटिफाई नहीं थे। उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था और ये नहीं कहा जा सकता कि वो वैध हैं। और अब बात 4 धाम यात्रा की, तो 4 धाम यात्रा पर 30 जून तक रोक लगा दी गई, लेकिन दूसरे राज्यों से 4 धामों के दर्शन को लेकर धड़ल्ले से लोग पास बनाकर पहुंच रहे हैं। हैरानी इस बात की भी है कि ना तो राज्यों के एंट्री पॉइंट पर और ना ही जिलों में इसकी चेकिंग हो रही है। अंबाला से कुछ लोग पौड़ी तक पहुंच गए और यहां उन्हें 4 धाम बंद होने की जानकारी मिली। न्यूज 18 से उनको जानकारी मिली है और अब ऐसे में भक्तों ने प्रशासन पर गंभीर नाराजगी जताई है। उन्हें इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी। किसी ने बताया कि परमिशन नहीं है मंदिर में दर्शन करने की। अगर हमारे को सर वहाँ बता दिया गया होता तो हम वहीं से लौट गए होते। हमारे को यहाँ पर आगे इतनी परेशानी हुई है, हम आपको बता नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। ये तो शुक्र है सर, हम खाना अपना साथ लेके घर से निकले, कोई रास्ते में होटल नहीं है, कोई ढाबा नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर में बताना चाहिए कि कोई भी ऊपर ना आए, बद्रीनाथ के दर्शन ना हो, नीचे उसको रोकना चाहिए। मैं 4-5 बैरियल पार करके आया हूँ और उन्होंने मुझे भी कहीं नहीं रोका और बोला कि आप ऊपर जा सकते हो। हमारे कप्तान साहब के भी आदेश हैं कि कोई भी अदर स्टेट का यहाँ से गुजरने ना पाए। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया और मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है। फिर भी अगर इस तरह का कोई बात प्रकाश में आती तो उसको हम चेक करवा लेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते जो लोग बद्रीनाथ धाम में शीतकाल के दौरान बर्फबारी में हुई उनकी संपत्ति के नुकसान का पता नहीं लग पा रहा है। उन्हें अब प्रशासन की शर्तों के आधार पर बद्रीनाथ धाम तक जाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन के मुताबिक बद्रीनाथ धाम से जुड़े पंडा पंचायत और अन्य स्थानीय जिनके वहां पर धर्मशाला या दूसरे आवासीय परिसंपत्ति है, जो कि शीतकाल में धाम में हुई भारी बर्फबारी के चलते क्षतिग्रस्त हो गई, उसका आकलन करने के लिए प्रशासन द्वारा शर्तों के आधार पर अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही 19 ऐसे जो साधु जो पिछले 1 महीने से बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में जाने के लिए रुके हुए हैं, सिर्फ उन्हें भी अपने आश्रम तक ही जाने की अनुमति दी जाएगी। जो जनपद में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी बद्रीनाथ में परिसंपत्तियां हैं, मकान है, दुकान है, उनको अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए 1 दिन वहां जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो अनुमति लेकर के फिर अपने मकान दुकान की मरम्मत के लिए उनको अनुमति दी जाए और उसके बाद जैसे भी संक्रमण की उसके बाद तब आगे का निर्णय लिया जाए। जो जिनकी वहाँ प्रॉपर्टी है, जिनका वहाँ कुछ अपना हक हकूक है, उनको सिर्फ एक 12 घंटे के लिए एक परमिशन दी जाए, जो वो सिर्फ ये देख सकें कि हमारी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है। हरिद्वार जिला पंचायत में जिला शिक्षा समिति की बैठक हुई। 4 साल बाद हुई इस बैठक में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, सभी छात्रों के बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 25% बीपीएल परिवारों के एडमिशन समेत लॉकडाउन के कारण
4 महीने की फीस माफी समेत कई प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूलों से 4 महीने की फीस माफ करने की मांग की गई है। प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी, 25% बीपीएल श्रेणी के बच्चों को ऑनलाइन उनके आवेदन ले और जब 25% कोटा पूरा हो जाए तब उसको वो बोर्ड लगा देंगे 25% ऑनलाइन बीपीएल का पूरा हो गया। गवर्नमेंट ने हमें निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट के भी आदेश आए हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, तो उसमें जितनी फीस गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है, हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश हैं वही लेंगे स्कूलों वाले। अगर उसके अलावा वो कोई ज़्यादा फीस लेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बुधवार यानी कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुमाऊं मंडल में वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। शाम 3 बजे से होने जा रही इस वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी जी जान से तैयारियों में जुटी है। बताया गया है कि करीब 1000 लोग सीधे वेब लिंक से कनेक्ट होंगे। इसके अलावा इसे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाने की योजना है। रैली के लिए पार्टी के हल्द्वानी कार्यालय समेत पूरे कुमाऊं में 15 जगह मंच बनाए गए हैं। हल्द्वानी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गढ़वाल क्षेत्र में वर्चुअल रैली होगी। कुमाऊं गढ़वाल मंडल की हमारी वो 15 तारीख को 11 बजे हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उसको संबोधित करेंगे और उस रैली में भी 1000 लोग सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से इस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे गढ़वाल मंडल के, और लगभग 1 लाख से अधिक लोग विभिन्न आयामों के माध्यम से उस रैली में जुड़ेंगे। गैरसैंण को समर कैपिटल बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार का आभार जताया। पिथौरागढ़ में बीजेपी वर्कर ने एक मीटिंग कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी वर्कर का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान किया। वहीं राज्य के आंदोलनकारियों ने भी सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है। इसके माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड की जनता की जनभावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए पर्वतीय क्षेत्र में हमारे गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। हमारी एक ही मंशा थी कि हमारी अपनी पहाड़ों में राजधानी हो। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने से आज तमाम जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपने थे वो पूरे हुए हैं। पूर्व स्पीकर और जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कुंजवाल ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के फैसले को जनता के साथ धोखा बताया। कुंजवाल ने कहा कि अब राज्य की स्थायी राजधानी कहां होगी ये भी भाजपा जनता को बताया। साथ ही कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण को ही बनाया जाएगा। राजधानी की घोषणा करी है और मेरा ये सीधा आरोप है, ये उत्तराखंड की जनता के साथ, पर्वतीय राज्य की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और मुझे तो इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है कि लगभग 20 साल इस राज्य को बने हो रहे हैं, अस्थायी की राजधानी की घोषणा करते हैं तो साथ में उन्होंने ये भी बताना चाहिए था कि इस प्रदेश की स्थायी राजधानी कहाँ होगी। गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया जाने का विरोध भी शुरू हो गया। क्षेत्रीय दल यूकेडी ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन कर इस फैसले की जनभावना के खिलाफ इसे करार दिया। यूकेडी का कहना है कि सरकार पहले ये साफ करे कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी आखिर है कहां। आपको बता दें कि देहरादून अभी भी उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, जबकि गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया गया है। प्रदेश में एक भी राजधानी नहीं है, घोषित नहीं है, और ये बिना स्थायी राजधानी के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। उसका शासनादेश निकाला है। आप पहले ये बताइए कि इस प्रदेश की राजधानी है कहाँ? इधर कोरोना संकट के बीच आम आदमी पार्टी ने राज्य में चुनावी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी ने आज राज्य की 70 विधानसभा में 2 प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। नैनीताल में आप के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों एक हैं और राज्य को लूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवासियों के बहाने सरकार पर आरोप लगाया कि जो दिल्ली से लौट रहे हैं उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही और खनन शराब का खेल जो राज्य में चल रहा है। ऐसे में जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों को सबक सिखाएगी। काश्तकारों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, जनता के बिजली के बिल माफ होने चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ सुनवाई कर ही नहीं रही गवर्नमेंट। हर तरह गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। मेरे को तो लग रहा है गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए।
और इधर देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार का कहना है कि 2022 में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, कोई दूसरी पार्टी नहीं। वहीं बीजेपी ने आप पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने अपनी ये बात रखी है और सभी पार्टियों को आना भी चाहिए। इससे पूर्व में भी आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट लड़ाए थे और उत्तराखंड में मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी भूमिका निभाई हो, लेकिन फिर भी आए हैं तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। लेकिन अगर उनका ये कहना है कि कांग्रेस से बीजेपी कुछ नहीं होती तो ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का अपना सिद्धांत रहा है, अब कांग्रेस की अपनी नीति रही है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की राज्य बनाने के लिए जितना योगदान दिया है शायद किसी पार्टी ने ना। 13 जून को होने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज इसे लेकर ऐतिहासिक चैथवोड ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 333 भारतीय और 90 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स ने डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल जीएस मंगत विशिष्ट सेवा मेडल को सलामी दी। साथ ही मेजर जनरल ने सभी कैडेट्स को सेना के बेहतरीन अधिकारी बनने की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते पहली बार होगा जब किसी कैडेट्स के परिजन परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं 10 जून को अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम आईएमए में होगा और साथ ही 11 जून को कमांडेंट परेड होगी और 13 जून को कैडेट की पासिंग आउट परेड के साथ पीपीइंग ऑफ सेरेमनी होगी। इसके बाद सभी कैडेट्स अधिकारी बनकर सीधे रेजिमेंट में तैनाती देंगे। वहीं पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। हमारे कैंपस में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर की परेड थी और 13 तारीख को पासिंग आउट परेड है, जो कि 146 रेगुलर कोर्स और 129 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की है और जिसमें 423 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे, जिसमें से 90 जेंटलमैन कैडेट्स फॉरेन कंट्री से हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है। इस मानसून सीजन में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलती और बेलखेत के पास पहाड़ कटिंग का काम अभी कंपनियां नहीं कर पाई हैं और आलम यह है कि गाड़ियां नदी से ही निकल रही हैं। अब बरसात के सीजन में जब नदी उफान पर होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खतरनाक होंगे। हालांकि हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि नवंबर तक पूरी रोड बनकर तैयार हो जाएगी। शराब की दुकान शिफ्ट करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं को सरकार ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। महिलाओं से मिले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने डीएम पौड़ी से फोन पर बातचीत की और महिलाओं पर दर्ज केस वापस लेने को कहा। साथ ही शराब की दुकान हटाने को भी कहा, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अगले 1 दिन में दुकान शिफ्ट कर दी जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है, यहां बीजेपी संगठन में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी पद से हटाए गए अजेंद्र अजय, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन को सौंपा गया दायित्व। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आदेश दिया है। तो देखिए देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश मीडिया प्रभारी को हटाया गया है और बीजेपी संगठन में बड़ा उलटफेर हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए प्रदेश मीडिया प्रभारी पद से अजेंद्र अजय को हटा दिया गया है और प्रदेश उपाध्यक्ष भसीन को सौंपा गया है दायित्व। और इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।